हेलो दोस्तों, एआईटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने भी ग्रेजुएट बेस्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हमें जो एक कॉमन सिलेबस देखने को मिलता है। कॉमन सिलेबस जैसे कि हिस्ट्री कंपोनेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड इसके अलावा कुछ मिसलिनियस टॉपिक हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं जेएंड के यूटी की तो हमको अलग से जो है हर सिलेबस के अंदर एक जो है वो पार्ट देखने को मिलता है विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के यूटी, जहां पे हमको सेम यही कंपोनेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के यूटी हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है एंड इसके अलावा जेएंड के यूटी के ऊपर कुछ मिसलिनियस टॉपिक हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे का सारा पार्ट यानी कि विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के यूटी एंड आपका जो जनरल स्टडी का पार्ट है वो सारे का सारा जो है एआईटी के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी लेक्चर एआईटी के प्लेटफॉर्म पे जो है डिस्कस किए जाएंगे, हर एक लेक्चर का आपको जो है पीडीएफ मिलेगा। इस पार्ट के लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शुरुआत जो है हम हिस्ट्री कंपोनेंट से करेंगे और हिस्ट्री कंपोनेंट में हम मॉडर्न इंडिया से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। मॉडर्न इंडिया का रोड मैप जो है आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूं कि मॉडर्न इंडिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये सवाल करेंगे कि सर हम मॉडर्न इंडिया से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं एंड मॉडर्न हिस्ट्री कंपोनेंट में हम एंशंट और मेडिवल क्यों नहीं जो है वो पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जितने भी हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, चाहे वो हम एसएससी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लें, जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लें, चाहे जेके पीएससी के जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लें, तो हमको जो है सिलेबस के अंदर क्लियरली जो है मेंशन्ड मिलता है मॉडर्न इंडिया के बारे में। एंड जितने भी सवाल जो है आपके एंशंट और मेडिवल से लेकर के पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सवाल जो है वो आर्ट एंड कल्चर बेस्ड होते हैं। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब हम एंशंट और मेडिवल को साथ लेकर के चलेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एंशंट और मेडिवल भी जो है वो भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो है आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा और आपको जो है एक अच्छे तरीके से जो है एक होलिस्टिक वे में जो है आपको आर्ट एंड कल्चर की जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो गोल है, जो हमारा मोटिव है वो किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मानो आप जेके एसएसबी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कर रहे हो, या फिर आप जो है जेके पीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे हो, आप जो है जेके पीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए फाउंडेशनल स्टडी कर रहे हो, तो भी आप जो है इस सीरीज़ को जो है वो फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, यानी कि जो भी ग्रेजुएट बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हमको ये मेन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो जिसका रोड मैप जो है आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने जो है वो पेश कर देता हूँ। तो उसके पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं जेके एसएसबी की जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके ऊपर। यानी कि आप अपकमिंग एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, उसकी डेट अभी जो है वो जो है जेके एसएसबी के द्वारा निकाली नहीं गई है, लेकिन उसका जो फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। यानी कि पटवारी का उर्दू का टेस्ट जो है वो भी हो गया है, जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग का टेस्ट है वो भी हो गया है। तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है आपकी नायब तहसीलदार की जो है वो पोस्टें आने वाली हैं, जिसमें 70 to 75 जो है आपकी जो है वो पोस्ट रहने वाली हैं। एंड जेके पीएसआई की पोस्टें आने वाली हैं जिसमें आपकी 700 to 750 पोस्ट जो है वो रहने वाली हैं। जेकेपी कांस्टेबल की जो है 4000 पोस्टें, यानी इसके लिए जेके एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी जो है वो भी जारी कर दिया गया है। यानी कि ये जल्दी ही जो है आपकी जेकेपी कांस्टेबल की हमको जो है रिक्रूटमेंट जो है जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। जेकेपी कांस्टेबल के लिए मैं बता दूं कि जेकेपी कांस्टेबल के लिए एआईटी के प्लेटफॉर्म पे अलग से जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करी जाएगी, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल में आपको जो है इस सीरीज़ से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस सीरीज़ को हम जो है बड़े एग्ज़ाम को जो है वो दिमाग में रख करके उसी तरीके
तरीके से हम यहाँ पे जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो जेकेपी कांस्टेबल के लिए अलग से सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी जाएगी एआईटी के प्लेटफॉर्म पे। आपको भी जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस भी जो है वो एआईटी के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करवाया जाएगा। और मैं एक स्ट्रक्चरल वे में आपको जो है लेक्चरर मिलें उसके लिए मैं जो है एआईटी की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मैं कोर्सेज़ बना दूंगा। वो फ्री कोर्सेज़ रहेंगे, आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका आपको कोई चार्जेस नहीं देना। आपको सिर्फ उसके लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा एंड उसको वहाँ पे कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे। तो कोर्सेज़ में जा कर के आपको जो है मात्र एक रुपया कटा करके आपको जो है कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाना है। तो वहाँ पे आपको एक जो है स्ट्रक्चरल वे के अंदर जो है सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए हम मॉडर्न इंडिया का जो है एक रोड मैप आपके सामने जो है पेश करते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में हम किन किन टॉपिक के ऊपर मेनली फोकस करने वाले हैं और मॉडर्न इंडिया के अंदर कितने टॉपिक हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी कि किस तरीके से यूरोपियन का जो है इंडिया में आना होता है और क्यों आना होता है। यूरोपियन को जो है यूरोपियन जो है वो इंडिया में ही क्यों आते हैं, इंडिया में ही आकर के वो ट्रेड जो है वो शुरू क्यों करना चाहते हैं, यूरोप जो है यूरोप में वो जो है वो ट्रेड क्यों नहीं करना चाहते। तो वो सारा जो है इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। पुर्तगालियों का यानी कि पुर्तगीज़ का किस तरीके से अराइवल होता है इंडिया में, डच का किस तरीके से होता है, ब्रिटिशर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में चल करके जो एक पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है पूरे इंडिया पे जो है उसका जो है एस्टैब्लिश हो जाता है एंड 200 साल तक यहाँ पे हुकूमत करती है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है इसको खदेड़ करके हम लोग फाइनली हम जो है आज़ाद होते हैं। वो सारी कहानी जो है मॉडर्न इंडिया में आपको देखने को मिलती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आती है, कैसे अपने जो है वो कदम यहाँ पे जमाती है। उसके बाद अराइवल ऑफ डेनिस, उसके बाद अराइवल ऑफ फ्रेंच, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि जब ये कंपनीज मेनली इंडिया के अंदर आ जाती है तो मुगल एम्पायर भी तब कमज़ोर हो जाता है। यानी कि 1707 के अंदर जो है औरंगज़ेब की जो है डेथ हो जाती है। तो औरंगज़ेब जो है वो लास्ट जो है पावरफुल रूलर जो है वो मुग़ल इंडिया का माना जाता है। उसके बाद सारे वीक सक्सेसर आते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि मुग़ल एम्पायर जो है वो टुकड़ों में जो है वो बंट जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है मुग़ल एम्पायर का। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर एंड सक्सेसर स्टेट्स 18th सेंचुरी, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उसको जो है हम कवर करेंगे। इसमें आपके दो फेजेस आ जाते हैं। फर्स्ट हाफ यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल स्टेट्स, सेकंड हाफ यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम जैसे कि मैसूर, राजपूत स्टेट्स एंड केरल। कुछ सक्सेसर स्टेट्स हैं मुगल एम्पायर की जैसे कि बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है। वॉरियर स्टेट्स हैं कुछ मराठाज है, जाट्स हैं, सतनामीज़ हैं, सिख्स हैं एंड रोहिलाज एंड बंगिश पठान्स यानी कि पख्तून पठान्स। तो उसके बाद हमारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मॉडर्न इंडिया में जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश विक्ट्री ओवर इंडिया। 3 कार्नेटिक वार्स, 3 कार्नेटिक वार्स हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमको पढ़नी है। यहाँ पे हमको स्पेशल फोकस करना है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के ऊपर हमको मेन फोकस करना है। यही जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है एक नया दौर, एक नया चैप्टर जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो है अपने पूरे तरीके से पैर जो है वो इंडिया के अंदर जमा देती है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर है, मैसूर वॉर है, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मराठा है, एक्विजिशन ऑफ पंजाब को किस तरीके से एक्वायर किया जाता है, लाहौर दरबार को किस तरीके से एक्वायर किया जाता है। फिर उसी में जो है आपका ये जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, जो आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो सारा जो है इसी में जो है आपका पार्ट आ जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, यानी कि आपका जो है इंग्लैंड से किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाता है एंड यहाँ पे जो है डायरेक्ट कंट्रोल किस तरीके से होता है, किस तरीके की पॉलिसीज़ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फीयर पे किस तरीके की पॉलिसीज़ जो है ब्रिटिश बनाते हैं, जिससे जो है एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इंडियंस का होता है और बदले में जो है इसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हमें जो है वो स्पेशल फोकस करना है। इसके अलावा कुछ अदर ट्राइबल रेबिलियंस भी हुए थे, इनके ऊपर भी हमको जो है स्पेशल फोकस करना है। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म का आइडिया जो है किस तरीके से डेवलप होता है इंडिया के अंदर। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो 1858 से लेकर के 1947 तक किस तरीके से जो है स्ट्रगल करती है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड पार्टीज़, यहाँ पे हमको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो सारा जो है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, एस्टैब्लिश ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन
ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज़ के अंदर। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो है ये बन जाती है। फिर उसके बाद इसकी स्ट्रगल किस तरीके से होती है, इसके सेशन, वो सारा जो है यहाँ पे हमको देखना है। उसके बाद फाइनली इरा ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, दौर, एक ऐसा दौर आता है जो फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जो है फ्रीडम स्ट्रगल का दौर। इसको 3 फेजेस में जो है हम पढ़ेंगे। नेशनल मूवमेंट यानी कि 1905 से 1915 तक। फिर उसके बाद मास मूवमेंट, लोग जो है वो निकल करके आते हैं एकदम से, जो है एक मास मूवमेंट देखने को मिलती है 1919 यानी कि 1919 से 1939 तक। फिर उसके बाद फाइनल फेज़ ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, तो फाइनल फेज़ पढ़ेंगे उसके बाद। फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तो हिंदुस्तान के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि पार्टीशन हो जाती है, एक पाकिस्तान बन जाता है, एक इंडिया बन जाता है। तो उन चैलेंजेस को किस तरीके से जो हमारे जो लीडर हैं उस वक्त के, वो किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और इकोनॉमिक प्रोग्रेस किस तरीके से करते हैं। और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है हमारे उस वक्त के जो लीडर थे उन्होंने अपनाई थी। स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री भी हैं और हमारे पहले जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि उस वक्त 2 ब्लॉक थे, एक यूएसएसआर था, एक यूएस था। तो हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया, हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई थी। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो इसको हमको जो है स्पेशल फोकस करना है। एंड टूवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है हमने 5 ईयर प्लान लाए थे। प्लानिंग कमीशन का गठन किया था 1950 में। उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान जो है उसको एस्टैब्लिश किया था हमने। और 5 ईयर प्लान के अंदर ही जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें हमने जो एग्रीकल्चर के ऊपर जोर दिया था। आपने सुना होगा बागड़ा नागल डैम, तो बागड़ा नागल डैम जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद। फिर उसके बाद इंडियाज़ रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, यहाँ से हमको जो है वो करंट से जो है वो रिलेट करके जो है एग्ज़ाम के अंदर MCQs देखने को मिलते हैं। फिर इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो ये आपका मॉडर्न इंडिया का जो है वो सिलेबस रहेगा। मॉडर्न इंडिया के यानी कि टॉपिक रहेंगे, इन सारे टॉपिक पे हम जो है वो फोकस करने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो आज ही जो है 8 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। शाम को 8 बजे आप लोगों को जो है फर्स्ट लेक्चर मॉडर्न इंडिया पे यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, इसके ऊपर मिल जाएगा, जिसमें हम फैक्टर एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया इसके ऊपर बात करेंगे। एंड अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ इसके ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से ये लोग अपनी सेटलमेंट यहाँ पे बिठाते हैं और कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन से एरिया को एक्वायर करते हैं और कहाँ जो है अपने हेडक्वार्टर बनाते हैं, कितनी फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ बनाते हैं। ये सारा जो है आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, हर टॉपिक के साथ फाइनली MCQs किए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी साथ ही साथ जो है वो होती चली जाए। तो आपका लेक्चर जो है वो शाम को आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज़, रब रखा।